सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। चलिए आज के करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे हम, और बेहतरीन करंट अफेयर स्टैटिक जीके के साथ, और इसमें टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे जो पिछले दिनों के खबरों पर बनाए गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, शानदार तरीके से देखिए, बेहतरीन हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, बिहार के लंगट सिंह कॉलेज का एस्ट्रोलैब यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है, यह किस शहर में है? शानदार प्रश्न है, यह किस शहर में है ये बताना है। यह किस शहर में है? तो यह मुजफ्फरपुर में है, बिहार के मुजफ्फरपुर में है ना। कौन सा? लंगट सिंह कॉलेज। इसका जो एस्ट्रोलैब है यूनेस्को के हेरिटेज स्थल में शामिल किया गया है यूनेस्को के, तो ये मुजफ्फरपुर में है लंगट सिंह कॉलेज। और बेहतरीन तरीके से इसका जो है आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बेहतर करंट अफेयर्स मिलेगा आपको, शानदार है। लंगट सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोलिक वेधशाला है। ये क्या है? 106 साल पुरानी, है ना, 106 साल पुरानी एक वेधशाला है ना, 106 साल पुरानी एक वेधशाला है ना, वेधशाला है। और इसको अब यूनेस्को ने क्या किया है? अपने धरोहर में शामिल कर लिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरूर याद रखना, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। यूनेस्को जब किसी चीज को धरोहर सूची में शामिल करता है तो पूछा ही जाता है, और वो बहुत ही हॉट और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इससे। तो लंगट सिंह कॉलेज, ये बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। अब ध्यान रखना है, ये मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर कहां है? बिहार में है। ये मुजफ्फरपुर बिहार में है। मुजफ्फरपुर बिहार की शाही लीची बहुत फेमस है, शाही लीची है ना, ये बहुत फेमस है। और इसको GI टैग मिल चुका है, शाही लीची को, मुजफ्फरपुर की शाही लीची को GI टैग मिल चुका है। और शाही लीची, भारत में लीची के लिए अनुसंधान केंद्र कहां है? मुजफ्फरपुर में ही है। ये सारी बातें आप याद रखेंगे, को GI टैग मिल चुका है। तो इस तरीके से है ना, मुजफ्फरपुर में खगोलिक वेधशाला आप यूनेस्को की सूची में शामिल हो गया है, ये आपको याद रखना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। 1915 में जो है कॉलेज के इंग्लैंड से एक दूरबीन खगोलिक घड़ी, क्रोनोग्राफ और अन्य उपकरण प्राप्त, जिसके बाद 1916 में इसका काम शुरू हुआ था। तो लगभग हम अगर देखा जाए तो यह 1916 में स्थापित हुआ था लंगट सिंह कॉलेज में एस्ट्रोलैब। 1916 में यह स्थापित हुआ था। तब से 106 साल पुराना हो गया इस लैब के बारे में, और इंग्लैंड से संबंधित है ये, वहां के बहुत सारे उपकरण लगाए गए। अब बात करते हैं यूनेस्को की, है ना। यूनेस्को, UNESCO, पूरा नाम क्या होगा? UN से था यूनाइटेड नेशंस हो गया, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945। जब भी मैं इस तरीके की चीजें बताता हूं आप लोग नोट करके याद कर लीजिए। और इसका हेड ऑफिस कहां है? पेरिस में है। हेड ऑफिस जो है पेरिस, फ्रांस में है। वही पेरिस जो 2024 में यहां पर ओलंपिक खेल होंगे, है ना। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। यूनेस्को के सदस्य कितने हैं? सदस्य 193। और इसके हेड कौन है? आंद्रे अजोले इसके हेड है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे यूनेस्को के बारे में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। बिहार के बारे में अगर देखा जाए तो बिहार की राजधानी है पटना। पुराना नाम पटना का पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र शहर किसने बनाई थी? किसने? उदयन ने। किसने बनाई थी? उदयन ने पाटलिपुत्र शहर बना था। हर्यक वंश का शासक था, अजात शत्रु का लड़का। 3 अगस्त को भारत के कितने आर्द्रभूमि स्थल को रामसर सूची में शामिल किया गया है? 3 अगस्त को भारत के कितने आर्द्रभूमि रामसर सूची में शामिल किए गए? तो ये शामिल कर लिए गए 10 शामिल किए गए हैं अभी 3 अगस्त को। और 28 तारीख को, 28/7/2022 को कितने शामिल किए गए थे? 5। और 3/8/2022 को शामिल कर लिए गए 10। और मार्च में अगर हम बात करें, मार्च, इसी वर्ष के मार्च, आप कह सकते हैं 2 फरवरी आप कह लीजिए,
तो मार्च 2022 तक 2 शामिल किए गए, तो टोटल कितने हो गए? तो 2022 में कितने शामिल हो चुके हैं? 17। 2022 में अब तक 17 शामिल हो चुके हैं, अभी 10 शामिल किया गया है ना, जिनमें से 6 जो है तमिलनाडु में है, 6 अकेले तमिलनाडु में है, जो ये 10 शामिल किए गए हैं। तो ये आप याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण स्थल होगा ये, जिसमें एक है कोंथनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, सतकोसिया गार्ज उड़ीसा, नंदा झील गोवा, मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव मंडल रिजर्व तमिलनाडु, रंगनाथ चिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक, बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, बेलोर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, बेदाथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु और उदयमर्थनम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में 6, एक मध्य प्रदेश में, एक कर्नाटक में, एक गोवा में और एक उड़ीसा में। तो इस तरीके से टोटल 10 शामिल हुए। अब कुल रामसर स्थल जो है स्थल हो चुके हैं 64। तो 64 कुल रामसर स्थल हुआ चुका है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। इसके लिए आपको शाम को 9 बजे, अभी जो है शाम को 9 बजे नहीं, अभी जो है आपको एक इसके साथ वीडियो मिलेगा, जो आप इसमें आप इसको देख सकते हैं। आप इसको जरूर देखिएगा, है ना। पूरे तरीके से एक वीडियो हमने बनाकर डाला हुआ है, हमने एक रामसर पर एक शानदार वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। इसको जो है आपको लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करिए और रामसर के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं। एक वीडियो आपको जो है दे दिया गया है। भारत में अब तक कितने हजार से अधिक स्टार्टअप को मान्य कर लिया गया? कितने हजार स्टार्टअप्स कौन होते हैं? जो नई नई कंपनी शुरू करते हैं। तो कितने स्टार्टअप्स को मांग किया गया? 75,000। ध्यान रखना, बड़ा महत्वपूर्ण है। 75, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार इसके साथ लगभग 7.5 लाख लोगों को नौकरियां दिया है और 75,000 स्टार्टअप्स को क्या किया है? मान्यता दिया है। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जो है केंद्र सरकार की, स्टार्टअप इंडिया किस लिए शुरू किया गया था? नए कारोबार शुरू करने के लिए। नए कारोबार शुरू करने के लिए कोई व्यक्ति अपना कोई स्टार्टअप क्या कर सकता है? शुरू कर सकता है, सरकार उसको सहायता देगी। और एक और योजना थे स्टैंड अप, इसका मतलब ये किसके लिए था? स्टैंड अप पता होता है खड़ा होना, वैसे लोगों को खड़ा किया जाना था जो खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि एससी एंड एसटीज को खड़ा करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए। तो इसी को बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। भारत सरकार के द्वारा चलाया गया मिशन है। तो अभी कितने स्टार्टअप्स को मान्यता दिया गया? 75,000 स्टार्टअप्स को मान्यता दे दिया गया है। अन अकेडमी जो आप लोगों ने सुना होगा, बायजूस का नाम सुना होगा, ये सब स्टार्टअप से ही है। डिजिटल लेन देन में एनपीसीआई की मदद किस आईआईटी के द्वारा किया जा रहा है? डिजिटल लेन देन, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी मदद किस आईआईटी के द्वारा किया जाएगा? आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आईआईटी कानपुर इसकी मदद करेगा। कौन सा मदद करेगा? आईआईटी कानपुर एनपीसीआई की मदद करेगा। किस लिए? डिजिटल लेन देन करने के मामले में, है ना। एनपीसीआई पूरा नाम क्या होगा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। पूरा नाम जरूर याद रखना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई को की जो मदद आईआईटी खड़गपुर करेगा, है ना। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर हम बात करें कि एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी? एनपीसीआई का स्थापना साल 2008 में हुई थी। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। बाद में इसको पंजीकृत कर दिया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में आया था ये। अब ये भारत में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये पूरा जो है भारत में डिजिटल लेन देन को कंट्रोल करता है। निम्न में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री कार्यालय में किसे? श्वेता सिंह, है ना।
श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न ये जरूर याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न जरूर याद रखेंगे। जैसे कि यूएनओ में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। वो आईएमएफ में है और अर्थशास्त्री हैं। मैं बता रहा हूं यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति के जगह रुचिरा कंबोज, याद रखेंगे आप लोग, रुचिरा कंबोज को यूएनओ में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तब प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आईएफएस अधिकारी है 2008 जो है ना बैच की। श्वेता सिंह 2008 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं, ये भी याद रखेंगे। 2008 बैच की आईएफएस क्या पूरा नाम है? इंडियन फॉरेन सर्विस। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 3 साल के कार्यकाल को मंजूरी दी। कितने साल काम करेंगी ये? 3 साल। 3 साल तक कार्य करेंगी, है ना? तो ये आपको याद रखना है, 3 सालों का कार्यकाल होगा। निदेशक नियुक्त किया गया श्वेता सिंह को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू किया है? ध्यान रखना, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अंडे और दूध योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? बच्चों के लिए शुरू किया है केरल राज्य। केरल राज्य ने शुरू किया है। केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई विजयन है। तो पिनाराई विजयन ने जो है यहां के बच्चों के लिए क्या किया? उन्होंने अंडे और दूध योजना शुरू किया है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप इसको याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने महिला और बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना राज्य के सभी आंगनबाड़ी के बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए, राज्य के आंगनबाड़ी बच्चों में, राज्य के आंगनबाड़ी, ये छोटे बच्चों के लिए है, आंगनबाड़ी बच्चों के लिए उनके पोषण में सुधार के लिए, पोषण में सुधार, उनके पोषण में सुधार के लिए शुरू किया गया। और कितने उम्र के बच्चे होंगे? दूध तो छोटा बच्चा ही पी लेगा, लेकिन अंडा कितने उम्र का बच्चा खाएगा भाई? दूध और अंडे को शामिल किया गया। 61.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इसके लिए निर्धारित की गई है ना? तो इसमें क्या होगा? केरल के आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है। कितने साल के बच्चे के लिए? 3 से 6 साल के बच्चों के लिए यह योजना है। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए ही यह योजना शुरू की गई है। दूध और अंडे और दूध खिलाया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 4 लाख बच्चों को सप्ताह में 2 बार दिया जाएगा। कितने लाख बच्चों को लाभान्वित करना है? 4 लाख। हाँ, सप्ताह में 2 बार, रोज नहीं, सप्ताह में 2 बार यह दिया जाएगा। तो यह भी एक बात महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जो आप याद करेंगे। केरल की राजधानी का और इसके जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, और यहां पर शांत घाटी है। शांत घाटी कहां है? केरल में भी है, यही ध्यान रखेगा। इलायची की पहाड़ियां, पेरियार नदी की सबसे प्रमुख नदी, लिंगानुपात और साक्षरता में नंबर 1 राज्य। और कौन सा राज्य है जिसने खुद का अपना इंटरनेट शुरू किया है? केरल राज्य है। ध्यान रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण। केरल को टाइम पत्रिका की दुनिया की 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से चुना गया। केरल और अहमदाबाद को, यह बात भी याद रखेंगे। केरल को क्या बोलते हैं? गॉड ऑन कंट्री भी कहा जाता है। हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है भाई? 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? पर कहां हो रहा था ये? अभी चल रहा है, ये चलेगा 10 तारीख तक। इसका एक इवेंट किसने जीत लिया? चेन्नई में हुआ था, हो रहा है। ये कहां हो रहा है? हो रहा है विश्व शतरंज ओलंपियाड, इसको बोलते हैं फीडे
शतरंज ओलंपियाड, ओलंपियाड है ना, FIDE शतरंज ओलंपियाड 44वें नंबर का है शतरंज ओलंपियाड। तानिया सचदेवा ने, किसने जीता है? तानिया सचदेवा ने जीता है। तो भारत में हो रहा है FIDE का शतरंज ओलंपियाड, है ना, चेन्नई में, और इसका एक इवेंट तानिया सचदेवा ने जीता है, और बहुत ही शानदार तरीके से शतरंज में, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। भारत का 74वां ग्रैंड मास्टर कौन है? ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में संघाई सहयोग से किस देश को डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया है? संघाई सहयोग संगठन ने किस देश को डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नेपाल को। किसको डायलॉग पार्टनर, मतलब वार्ता बातचीत कर में शामिल हो सकता है, नेपाल भी शामिल हो सकता है। तो डायलॉग पार्टनर SCO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने नेपाल को अपना डायलॉग पार्टनर नियुक्त किया है। तो याद रखेंगे, स्थापना कब हुई थी? 2001 में SCO की स्थापना हुई थी, है ना। मुख्यालय कहां है? संघाई चीन में है, संघाई चीन में है। सदस्य देश कितने हैं? 9 सदस्य देश कितने हैं? 9। और अंतिम कौन शामिल हुआ है? ईरान। अंतिम सदस्य जो है अभी शामिल हुआ है ईरान, ये याद रखेंगे। भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए? 2017 में भारत और पाक शामिल हुए थे। उसके पहले इसमें कितने देश थे? 6, है ना, रूस और चाइना, और 4 किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, है ना। तुर्कमेनिस्तान, तुर्क जिसमें आता है वो शामिल नहीं है, वो शामिल है। और 4 वो हो गए, चाइना रूस 6, भारत पाकिस्तान 8, ईरान 9। तो इस तरीके SCO के बारे में ध्यान रखेंगे। SCO इज द राइट आंसर। किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू हुआ? ऑपरेशन मुक्ति अभियान यह शुरू हुआ है उत्तराखंड में। ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड में शुरू किया गया है। ये क्या है? बच्चों के लिए है। जो बच्चे लवारी से ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, उनको स्कूलों में भर्ती कराना, उसके लिए व्यवस्थाएं करना, है ना। लवारिस बच्चों के लिए उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, जो बिछड़ जाते हैं, घूमते हैं या किसी भी तरीके से भटक जाते हैं, तो उत्तराखंड ने इसको पुनः शुरू किया है। इसके पहले इन्होंने 2017 में शुरू किया था, है ना। तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान इसको नाम दिया गया था, ऑपरेशन मुक्ति अभियान। अब तक 1430 बच्चों को मुक्त कराया गया, भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया गया है। बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्ति। 1340 बच्चों को, है ना, बच्चों को अब तक मुक्त किया गया है। स्कूलों में दाखिला करवाए गए हैं और उसके लिए व्यवस्था किया गया है। तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान सबसे पहले कब शुरू किया गया था? 2017 में। इसके अभियान की शुरुआत हो रही थी, लगातार चल रही थी। बच्चों के भिक्षावृत्ति के मार्ग से हटाना इसका मुख्य उद्देश्य है ना। तो शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत 2017 में हुई थी। तो ये याद रखेंगे, शुरुआत 2017 में हुई थी और इसको पुनः से और शुरू किया जाए और इसके लिए चलाया जा रहा है, बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और देहरादून में क्या है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। ध्यान रखेंगे, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है। देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड राज्य बना कब था? 2000 ईस्वी में, सन 2000 में बना था, नहीं, 9 नवंबर सन 2000, है ना, याद रखेंगे। उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कार्बेट, राजाजी, गोविंद, ये सब नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से ही गंगोत्री, हिमालय से गंगा, जमुनोत्री से जमुना निकलती है। उत्तराखंड के
टिहरी के पास जब भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है देवप्रयाग में, तो क्या नाम पड़ जाता है? गंगा। हाल ही में किस दिन पृथ्वी ने अपने सबसे छोटे दिन का नया रिकॉर्ड बनाया है? 24 घंटे से भी कम समय में अपना ध्रुवण पूरा कर लिया। 24 से 1/4 दिन लगता था, इसीलिए एक दिन ज्यादा होता था, अब तो 24 दिन से भी कम हो गया है। कितना? 1.59 सेकेंड। कितने कम किया इसने 24 घंटे में? 1.59 सेकेंड। आप मतलब 1.5 सेकेंड। पृथ्वी ने 1.5 सेकेंड 24 घंटे से कम समय लिया और सबसे छोटा दिन रहा, एक रिकॉर्ड बना दिया अपना। किस दिन को हुआ है? 29 जुलाई को। कब हुआ था? 29 जुलाई को पृथ्वी ने, यह ध्यान रखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जाएगा, ये संकट है, ये चिंता का विषय है ग्रह पृथ्वी ग्रह के लिए। इस तरीके से अनियमित इसे समझ में नहीं, वैज्ञानिकों को नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये कम ज्यादा ऐसा क्यों हो रहा है, वैज्ञानिक इस पर लगे हुए हैं। लेकिन सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड किया गया है 29 जुलाई 2022 को, सबसे छोटा, इतने सेकंड कम के साथ। तो इस तरह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। 24 घंटे से भी कम समय लगाया। स्मार्टफोन अगर इसी तरीके चलता रहा, परमाणु घड़ी, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और संचार तंत्र पर फर्क पड़ सकता है। 29 जुलाई को 24 घंटे से भी कम समय, 1.59 सेकंड से भी कम समय में अपना एक चक्कर पूरा किया। अपना दैनिक चक्कर 1.59 सेकंड से भी कम समय, इतने कम समय में 24 घंटे से इतना कम लिया। तो चलिए, इस तरीके से पृथ्वी जो है एक जीवित ग्रह के रूप में माना जाता है। हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसका एक ही चंद्रमा है, क्या नाम है उसका? हाँ, चंद्रमा उपग्रह कहते हैं। सबसे ज्यादा चंद्रमा किस ग्रह के हैं? शनि के। 2019 में उसके 20 चंद्रमा एक ही साथ मिले, तब 62 से कितना हो गया? 82। और दूसरे नंबर पर आ गया बृहस्पति। तो बृहस्पति के चंद्रमा अर्थात उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79। और सबसे ज्यादा हो चुके हैं शनि के कितने? 82। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।